नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं राहुल राजगुरु आपका कैविलियर इंडिया के तरफ से स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम यहाँ देखने वाले हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब एससीओ। कल के सेशन में हमने ब्रिक्स को देखा। आज की तारीख में इस टेरिफ वॉर के दौर में जो अमेरिका ने दुनिया पे एक तरीके से थोपा है, ये छोटे बड़े संगठन अपनी बहुत अहमियत की भूमिका निभाते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि ये समस्याओं के साथ या समस्याओं से कैसे इस समस्याओं को कैसे जूझे या इसके सामने कैसे खड़े रहे या एक अच्छा पर्याय दे। कल हमने ब्रिक्स देखा, आज हम देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, लेकिन मैं आपको थोड़ा भूतकाल में लेके जाना चाहूंगा। मैं खुद भी 1991 के सितंबर में, मुझे अच्छा याद है वो दिन, मैं खुद 10वीं में था। हमारे स्कूल की असेंबली होती थी और स्कूल के असेंबली में हमारे डायरेक्टर, जो एक बहुत बड़े अच्छे ओहदे के नेवल ऑफिसर थे, उनका नाम था कोमोडर एल.एस. मेहता। उन्होंने हमें हमारे असेंबली में ये बात बताई कि रूस, सोवियत रशिया 21 सितंबर 1991 में टूट गया। रूस का विघटन होके 13 उसके अलग अलग हिस्से हो गए। रूस का विघटन क्यों हुआ? रूस के इस विघटन के पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही थी? रूस की अपनी खुद की विचारधारा जो साम्यवाद थी, उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स थे? इन सब के बारे में हम एक अपना खुद का अलग वीडियो कैविलियर के तरफ से बाद में करने ही वाले हैं, ताकि फिर ये समझ में आए कि दुनिया की राजनीति कौन से दायरे में और कैसे चलती रहती है। आज फिलहाल हमको ये देखना है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना और इसकी आज की अहमियत क्या है। तो जैसे मैं आपको बोला कि मैं आपको थोड़ा सा भूतकाल में लेके जाना चाहता हूं। रूस के विघटन होने के बाद जो उसके हिस्से बने, वो भौगोलिक दृष्टि से अपना बहुत महत्व रखते हैं। रूस का एक हिस्सा बाल्टिक समंदर से सटके है या लग के है, वो यूरोप की तरफ खुलता है, जो रूस के नक्काशे के पश्चिम को है। ये रूस के टुकड़े होने के बाद या रूस के हिस्से होने के बाद लातविया, इस्टोनिया, मोल्दाविया, ये 3 देश बाल्टिक नेशंस बोल के सामने आए और ये यूरोप से या स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड से बहुत ही सांस्कृतिक समानता रखते हैं। उसी के बाद में अगर आप रूस का नक्शा ठीक से देखोगे तो उसी के बाद में आपको ध्यान में आएगा, इस तरफ जो है रूस का, अगर देखो इतना बड़ा है रूस, अगर रूस का नक्शा हमने ठीक से देखा तो रूस के नक्शे के आपको इस तरफ जो है, जो ईरान के साथ लग के है, वहां आपको जॉर्जिया, बेलारूस, अजरबैजान, आर्मेनिया दिखेगा। आर्मेनिया, अजरबैजान आज की तारीख में संघर्ष के कगार पे खड़ा है और उनमें संघर्ष है। अजरबैजान के ऊपर ईरान का प्रभाव, आर्मेनिया के ऊपर रूस का प्रभाव। अगर और आगे चले तो आगे अफगानिस्तान के साथ जो लग के है, तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो हिस्से हैं, इनके ऊपर अफगानिस्तान का प्रभाव है, इस्लाम का प्रभाव है। ये सिल्क रूट के काल से अपनी अहमियत रख के है। इन्हें सेंट्रल एशियन खानाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। बाद में बचता है वो सबसे बड़ा रूस। तो रूस के विघटन के बाद में टूटने के अलावा, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने पहले टूटना या रूस का जो टूटा हुआ हिस्सा है ये शब्द बोले। इसके लिए अच्छा शब्द होगा विघटन होना। रूस के विघटन के बाद
जो ये बाकी देश बाहर आए थे, जैसे कि बाल्टिक रिपब्लिक्स, ईरान के साथ लगे हुए अजरबैजान, आर्मेनिया, बेलारूस, जॉर्जिया, अफगानिस्तान के साथ लगे हुए दैट इज तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान। तो ये सब चीन और अफगानिस्तान के साथ लगे हैं, और उन देशों का, चीन का और अफगानिस्तान का उनके ऊपर बहुत प्रभाव है, क्योंकि किसी जमाने में यहां से सिल्क रूट जाया करता था और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम उस दौरान करते थे व्यापार के संलग्नता में, जो यूरोप के और एशिया के बीच चलता था। इसी के बीच में बसा है उज्बेकिस्तान, और इसी के बाजू में बसा है आज का यूक्रेन, जो रूस और यूक्रेन के झगड़े में या झगड़े से दुनिया के सामने निर्देशित हो रहा है। तो दोस्तों, अभी देखते हैं कि एससीओ के पीछे ये रूस के विघटन की घटना कैसे काम कर गई। जब रूस ताकतवर था, जब रूस प्रभावी था, तब रूस की संरक्षण प्रणाली या रूस का डिफेंस सिस्टम इनको एक बहुत अच्छा कवरिंग करता था। रूस की अर्थनीति यहां अमल में थी, जो साम्यवादी थी। रूस के विघटन के बाद इनकी संरक्षण सिद्धता में थोड़ी सी समस्याओं का निर्माण हुआ। इनमें से काफी सारे देश सीमाओं के वाद को लेके या सीमाओं के विवाद से घिरे हुए हैं, जैसे मैं आपको बोला आर्मेनिया, अजरबैजान। इनके दक्षिण में ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का प्रभाव है, या ये प्रभावशाली राष्ट्र इनके दक्षिण में है। तो ये खुद भी बहुत ही अशांत है। अफगानिस्तान तो है ही है, अफगानिस्तान का टापू इन उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान पे अच्छा प्रभाव डालता है। चीन का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा इनके प्रभाव से या इनके ऊपर प्रभाव में आता है, और उसका नाम है, उस हिस्से का नाम है जिंगजियांग, जिसे ईस्टर्न तुर्किस्तान भी कहा जाता है। और वो वहां से चीन के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई होते रहती है। वो काराकोरम माउंटेन्स के आसपास, तिबेट के बगल में, इंडिया टिबेट के प्रभाव में और इन देशों के प्रभाव में आ सकता है, ऐसा हरदम चीन को लगता है। तो एससीओ के बनने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि इन देशों को समंदरी सीमाओं की या समंदरी व्यापार के लिए किसी बड़े राष्ट्र की जरूरत थी। 1991 के बाद, रूस के विघटन के बाद, इनका समंदरी व्यापार असर कर रहा था। इनके खुद के पास भी, जैसे उज्बेकिस्तान हो, तुर्कमेनिस्तान हो, तजाकिस्तान हो, इनके यूक्रेन हो, इनके खुद के पास भी अपना फॉसिल फ्यूल या तेल बहुत ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो रूस के विघटन के बाद इनको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचना था। इनकी अर्थनीति थोड़ी बहुत खेती और ये तेल के ऊपर ही निर्धारित है। लेकिन समंदर का आउटलेट न होने के कारण और रूस के विघटन के कारण इन देशों को ये समस्याओं ने घेर लिया था। तब इसकी मदद को आया चीन। चीन एक बड़ा राष्ट्र है, तकनीकी विकास में चीन अपना नाम रखता है, एक अच्छा नाम है। रूस के साम्यवादी विचारधारा के विघटन के बाद चीन उस विचारधारा को पकड़ के चला है, लेकिन उस विचारधारा के चलते और रखते चीन ने अच्छा विकास कर लिया है। तो एससीओ की निर्मित, जैसे हमने देखा कि एससीओ वो है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फोर्स इन द यूरेशियन जियोपॉलिटिक्स। ये बहुत बड़ी बात है। यूरेशिया मतलब रूस यूरोप का हिस्सा और एशिया के भी हिस्सा है करके यूरोप और एशिया से ये शब्द बना है यूरेशियन। यूरेशियन, यूरोप और एशिया का प्रभाव रूस के ऊपर बहुत बड़े पैमाने में है। रूस के पश्चिम के ऊपर यूरोप का प्रभाव और रूस के पूर्व, दक्षिण और पूर्व तरफ एशिया का प्रभाव। अभी देखते हैं कि
ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1996 में शंघाई 5 नाम से बनी। इस शंघाई 5 में है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, रशिया और ये तजाकिस्तान। अभी थोड़ा सा इन देशों के बारे में देखते हैं। चाइना, इसकी राजधानी बीजिंग है, साम्यवादी विचारधारा है। चाइना एक बहुत ही अच्छी रफ्तार से अपनी प्रगति या अपनी उन्नति कर रहा है। चाइना आज की तारीख में $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। उसके साथ कजाकिस्तान हमसे कुछ ऐतिहासिक संबंध और ताल्लुक रखता है। हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री 1966 में ताशकंद, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, वही भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई हो गई थी, वॉर ऑपरेशन जिब्राल्टर जिसको कहा जाता है, उसके समेट या समझौते के लिए वहां गए थे। तब उनका कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में ही मृत्यु हो गई, उनका देहांत हुआ। बाद में किर्गिजिस्तान, हमें फिर किर्गिजिस्तान भी मालूम है। किर्गिजिस्तान भी एक जमीन से घिरा हुआ देश है। किर्गिजिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ये किर्गिजिस्तान की राजधानी है। किर्गिज, यहाँ के किर्गिज लोग बड़े पैमाने में इस्लाम का पालन करते हैं। किर्गिजिस्तान, ये किर्गिज लोग बहुत अच्छी घुड़सवारी करते हैं और यहाँ के घास के इलाके को किर्गिजिस्तान का स्टेपिस कहा जाता है। इनका एक बहुत अच्छा ड्रिंक भी है, पेय, जिसको कुमिस कहा जाता है। ये ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से पढ़ाई जाता है कि यहाँ गेहूं, मक्का खेती या गेहूं का और मक्के का उत्पादन बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। बाद में है रूस, तो हम सब जानते हैं मॉस्को उसकी राजधानी है, कैपिटल है। दुनिया का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा देश और बहुत ही नैसर्गिक विपुल साधन संपत्ति अपने पास ये रूस रख के चलता है। बाद में है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। यहाँ ताजिक जो है इस्लाम का पालन करते हैं, वो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तो 1996 में ये पांचों ने इकट्ठा आके शंघाई 5 नाम के संगठन की निर्मित की। इसके पीछे का कारण मैं आपको 5-6 मिनट पहले समझा चुका हूं कि रूस के 1991 के विघटन के बाद इन देशों के अर्थनीति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव आ रहा था। इनकी अर्थनीति के लिए या इनकी आर्थिक उन्नति के लिए इनको समंदर की या ओशन आउटलेट की जरूरत थी। इनको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के लिए किसी एक देश की जरूरत थी। ये देश काफी प्राचीन जमाने से सिल्क रूट पे बहुत ही अहमियत का काम या रोल निभा रहे हैं, क्योंकि प्राचीन सिल्क रूट जो है वो सिल्क रूट चाइना से होके इन्हीं इलाकों से यूरोप की तरफ जाया करता था। ये रास्ता हिस्टोरिकली चंगेज खान के आक्रमण से भी बहुत ही मशहूर हुआ। चंगेज मंगोल 12वीं शताब्दी में इसी रास्ते से यूरोप और एशिया की तरफ आ गए थे। तो ये बहुत ही अहमियत का संगठन है। इन किर्गिजिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, इनको समंदर और व्यापार के लिए, ओशन आउटलेट और ट्रेड के लिए एक बड़े देश की जरूरत थी और चाइना एक अच्छी उभर के आने वाली ताकत इनके मदद के लिए आ गई। अभी इसके पीछे चाइना का अपना भी एक प्रकार का नेशनल इंटरेस्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा मैं आपको बोला कि चीन कम्युनिस्ट है, एक विचारधारा को मानने वाला है। चीन ये बहुत बड़ी ही होमोजीनियस सोसाइटी है। आज की तारीख में कम से कम 150 करोड़ की आबादी है। दुनिया का तीसरा बड़ा देश है रूस और कनाडा के बाद। लेकिन चीन के पश्चिमी छोर पे जो काराकोरम पहाड़ी, जो तिब्बत और लेह लद्दाख के करीब जिंगजियांग जो चीन का प्रांत है, वहां उइगुर जो रहते हैं, जो इस्लाम का पालन करते हैं, वो ताजिक और इस्लाम के प्रभावी इलाके के बहुत करीब जाते हैं। तो चीन को डर है और वहां ऐसी गतिविधियां होते रहती है उइगुरों से कि वो चीन से अलग जाना चाहते हैं। तो चीन को उस अपने इलाके को भी पकड़ के रखना है। चीन जानता है कि ये जो देश है
कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जो है, ऐसे जो देश है वो इस इलाके से सांस्कृतिक समानता का संबंध रखते हैं। तो चीन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीन का व्यापार इन देशों के साथ बढ़ेगा। इन देशों से चीन की खुद की तेल की जरूरत को चीन पूरा करेगा। इन देशों के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करेगा। वैसे भी चीन वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव ले चुका है और काफी सारे देशों में काम कर रहा है, तो इनका भी काम बन जाएगा और चीन का भी काम बन जाएगा। अभी आगे देखते हैं। इंडिया और पाकिस्तान इस संगठन में 2017 में शामिल हो गए। शामिल होना ही था क्योंकि हमारी भी बढ़ने वाली आबादी, चीन के साथ हमारा भी नाम लिया जाता है विकास के मामले में, तो हमें भी तेल और हमें भी नेचुरल गैस की जरूरत आगे बढ़ने ही वाली है। तो हमें भी इस ग्रुप के साथ रहना एक अपना स्वार्थ है। आगे चल के 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसके साथ बने। एक थोड़ी सी माफी चाहूंगा, 2001 में उज्बेकिस्तान इस संगठन में गया। 1996 में ये सब देश थे, उज्बेकिस्तान उसमें 2001 में गया। उज्बेकिस्तान के बाद में इंडिया पाकिस्तान 2017 में इसमें शामिल हो गए। फिर बाद में 2023 में हम देखते हैं कि बेलारूस और ईरान इस संगठन का हिस्सा बन गए। बेलारूस और ईरान, क्योंकि ये देश ईरान और बेलारूस के साथ भी लग के आते हैं। अभी हम ये देख रहे हैं कि इसका एक फुटप्रिंट क्या है, एससीओ का फुटप्रिंट। एससीओ क्या करना चाहता है कि ज्योग्राफिक एंड डेमोग्राफिक डोमिनेंस। SCO's member states collectively cover approximately 24% of the world's total area, encompassing 65% of Eurasia। ये दुनिया का 24% हिस्सा व्याप्त करता है। इसमें रूस सबसे बड़ा है, इसके लिए ये यूरेशिया में 65% है और बाकी 35% एशिया में आता है, उत्तर एशिया के दायरे में। बाद में ये कम से कम दुनिया के 42% लोगों के आबादी को देखता है या उनकी जरूरतों को पूरा करता है या अपने में समा लेता है। चाइना और इंडिया खुद ही दुनिया की कम से कम 300 करोड़ की आबादी है और बाकी फिर बचे खुचे उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और जो अजरबैजान वगैरह जो देश है इसमें बाकी। अभी आगे देखते हैं। अभी इसका फ्रेमवर्क, इसका प्रशासन, इसकी व्यवस्था कैसी है? तो इसकी व्यवस्था ऐसी है कि इसका कार्यकारी मंडल जो बनता है वो है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, HSC, जो इसके मूल सदस्य है, और जो बाकी सदस्य इनमें गए हैं उनके प्रमुखों को, उनके राष्ट्र प्रमुखों को या उनका राष्ट्र प्रमुख जिन्हें नाम निर्देशित करेगा उनको लेके ये बॉडी बनाई जाती है जिसे कहा जाता है हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। बाद में है सेक्रेटरायट, मतलब सचिवालय, कि जहां से इनका प्रशासकीय काम चलता है। इनका प्रशासन जैसे कायदे कानून पास करना, ऑफिस को मेंटेन करना, कागजी काम करना, कानूनी काम करना, तो ये सेक्रेटरायट सचिवालय चीन की राजधानी बीजिंग में है। बाद में है इसका हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल। हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल मतलब सब देश के प्रमुख और उनकी काउंसिल है जो अलग अलग निर्णय लेते हैं। बाद में है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, जिसको रैट्स बोले, क्योंकि इस इलाके को अफगानिस्तान के साथ सटे होने के कारण, ईरान के साथ सटे होने के कारण, चाइना के या चीन के उइघुर प्रोविंस के चाइना के जिंगजियांग प्रांत के करीब होने के कारण इन देशों को या इस संगठन के सदस्यों को समस्या है वो है आतंकवाद की, क्योंकि बहुत ही कबीले वाले इन देशों में रहते हैं। उज्बेक, ताजिक, तुर्कमेनीस, किर्गिज, कजाक, ये खुद भी कबीले वाले थे किसी जमाने में। इन्हें कभी ईरान के शाह ने, तो कभी तुर्कों ने, तो कभी रूस ने, कभी मंगोलों ने अपने दायरे में रखा था। व्यापार करके ये अपनी उपजीविका करते थे। हालांकि ये इस्लाम को कबूल करने वाले लोग हैं, लेकिन इनमें अपनी वांशिक, जिसे कहते हैं रेशियल
इनमें रेशियल एस्टीम बहुत है। जैसे मैं आपको बोलूं कि अहमद शाह मसूर, जिसको लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता है अफगानिस्तान में, वो भले ही अफगानिस्तान के पंजशीर में था, लेकिन वो ताजिक था और वो तजाकिस्तान से बहुत ही करीबी संबंध रखते थे। बहुत ही जाने माने सूरमा सेनानी थे जिनको आतंकवादी हमले में मार दिया गया। अहमद शाह मसूद, अगर आप नेट पे जाओगे और देखोगे तो उसको लायन ऑफ पंजशीर कहा जाता है, जो अफगानिस्तान में होने के बावजूद ताजिक वंश के थे। तो जैसे रशीद दोस्तम अफगानिस्तान में लड़ रहे थे, वो खुद उज़्बेक थे। तो इस इलाके पे आपको ये आतंकवाद का एग्जाम्पल देने के लिए मुझे सब कुछ बोलना पड़ा कि आतंकवाद इस इलाके में क्यों है, क्योंकि वांशिक या रेशियल स्टीम बहुत है। अलग अलग वंश के लोग, कबीले वाले यहाँ रहते हैं। एक समृद्ध व्यापार का माहौल इस इलाके में 2500 साल से रहा है। रोमन चाइना रोमन के जमाने से जब यहां से व्यापार चलता था, सिल्क रूट के अर्ध गिर्द इनका अस्तित्व है और ये उसी के बलबूते आज तक ठीक ठाक रहे। अभी आगे देखते हैं कि इसको और क्या क्या है, इसका और कंडीशन क्या है। द एससीओ प्राइमरली फोकसेस ऑन कॉम्बैटिंग व्हाट इट डिफाइंस एज द थ्री इविल्स: टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीज्म। जैसे मैं आपको बोला कि रूस के विघटन होने के बाद, रूस का विघटन होने का कारण ही था वांशिक महत्वाकांक्षा। जो पीटर द ग्रेट के जमाने से जो रूस ने ये धोरण अमल में लाया था कि रूस के दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में जितने सारे इलाके थे जो पहले तुर्कों के प्रभाव में थे, उन इलाकों को रूस ने अपने दायरे में अपनी ताकत के बलबूते लाया था। जब रूस के ऊपर क्रेग, कैथरीन, पीटर और इवान जैसे सूरमा सम्राटों का और शहंशाहों का राज था। लेकिन जैसे क्या रूस का विघटन हुआ, ये देश या रूस जैसे क्या दुर्बल बनता गया, ये देश अलग अलग होने लगे। तो इन देशों में वांशिक समस्या बहुत है जो कभी कभी सर निकालती है। कि जैसे कि क्रीमिया जो नहीं रहना चाहता था, जॉर्जिया की समस्या थी, उज्बेकिस्तान की समस्या है क्रीमिया को लेके, जैसे कि दोनेत्स्क, लुहांस्क, ये हिस्से यूक्रेन में नहीं रहना चाहते, उस पर रशिया का प्रभाव है। जैसे कि तजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, इनमें भी छोटे बड़े मामले या ऐसे कभी अशांतता का दौर आता है, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ जाती है, तो इस इलाके को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण ताकत की जरूरत थी और वो चीन ने अदा कर दी। चीन इनकी मदद के लिए आया करके एससीओ आज ताकत से खड़ा है। एससीओ के सदस्य देशों में आज बहुत बड़े पैमाने में शांति और विकास के काम या डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। बाद में है इस्टेब्लिशिंग रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, वो तो बना दिया गया है। बाद में है एड्रेस क्रॉस बॉर्डर ड्रग क्राइम्स एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जैसे देखो गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट, ये ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नामवली है। इसको थाईलैंड को, वियतनाम को, कैम्बोडिया को, इस तरफ के ड्रग ट्रैफिकिंग का बड़ा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। थोड़ा बहुत बर्मा आता है, थाईलैंड आता है, वियतनाम आता है, कैम्बोडिया, लाओस आता है, कि जहां से ड्रग्स बहुत बाहर जाते हैं। अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, तो जैसे उसे ड्रग ट्रायंगल कहा जाता है, वैसे इस इलाके को आज गोल्डन क्रेसेंट कहा जाता है, या ऐसा इलाका कि जहां से ड्रग ट्रैफिकिंग होती है। उसमें है उज्बेकिस्तान, उसमें है तजाकिस्तान, उसमें है किर्गिजिस्तान, उसमें है ईरान का कुछ हिस्सा, तो यहां से भी अफगानिस्तान, इस इलाके से बहुत बड़ी अफीम, ओपियम और अलग अलग नशीली चीजों का एक्सपोर्ट या चोरी छुपे स्मगलिंग बाहर देश में होता है। इन देशों को उसी के साथ भी जूझना है, उसी को भी कंट्रोल में लाना है, ताकि इसकी इन सब राष्ट्रों की बदनामी न होए और एक मूल अर्थनीति का या अर्थव्यवस्था का अच्छा ढांचा इनको प्राप्त हो।
बाद में है कॉम्बैट साइबर वॉर एंड थ्रेट्स टू नेशनल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आज हम देख रहे हैं एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी है, आज गूगल है, आज की तारीख में हम देख रहे हैं ट्विटर हैंडल है, क्या क्या है। तो दुनिया बहुत तेज रफ्तार से आगे चली है, लेकिन इन देशों में ये सब टेक्नोलॉजिकल सेटअप्स नहीं है। तो ये देश भी चाहते हैं कि आधुनिक दुनिया में रहना है, अगर अपने व्यापार को बढ़ाना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, सैटेलाइट डेवलपमेंट चाहिए, रास्तों के यातायात के लिए, व्यापार के बढ़ावे के लिए रेलवे चाहिए, रोड चाहिए, हवाई जहाज के अड्डे चाहिए, एयरपोर्ट्स चाहिए। तो जैसे कि ये देश समंदरी व्यापार नहीं कर सकते क्योंकि इनको समंदर नहीं है, जमीनों से घिरे हुए देश है, तो इनको चाइना की बहुत बड़ी जरूरत है क्योंकि अपने बगल में ही वो एक सुपर पावर की तरह है। करके ये संगठन, में दूसरी बार बोल रहा हूं, करके ये संगठन बहुत ही उम्देपन से और ताकत से आज की तारीख में खड़ा है क्योंकि इसके सपोर्ट में चाइना है। बाद में रेगुलरली कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस टू इनहांस कोऑर्डिनेशन एंड काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी। इसको संरक्षण सिद्ध होना चाहिए क्योंकि न जाने कभी रूस की हेगेमोनिस्टिक डिजाइन्स या रूस की प्रभावी नीति बाहर आए, रूस वापस इसके ऊपर अपना प्रभाव डालने की कोशिश करे। इनको अपने अंदर भी आतंकवाद से जूझना है, आतंकवादियों से जूझने के लिए इनको हथियारों की और बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड प्रिसाइजिव मॉडर्न इक्विपमेंट्स की जरूरत है जो चाइना से आ जाती है। चाइना वो हामी और गारंटी ले लेता है। आगे अभी थोड़ा बहुत इनका व्यापारी काम देखते हैं कि इनके एस्पिरेशंस क्या है, ये क्या करना चाहते हैं, एससीओ क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है। तो सबसे है कि एससीओ हैज इंक्रीजिंगली फोकस्ड ऑन इनहांसिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग द मेंबर स्टेट्स। अर्थनीति, अर्थव्यवस्था, आर्थिक संपन्नता आज के तारीख में, आज के दुनिया के बहुत बड़े शब्द है। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, वेल्थ, जीडीपी, जीएनपी, ग्रोथ रेट, डॉलर एक्सचेंज, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें आज के तारीख में चल रही है। तो ये भी देश छोटे छोटे पीछे क्यों रहे, तो इन्होंने भी चाइना के साथ सांठ-गांठ कर ली है। अभी फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार, जिसके ऊपर एक यूनिफॉर्मिटी हो, कर प्रणाली, जो टैक्स लिया जाता है, लगान जो ली जाती है बाहर के देशों के चीजों के ऊपर, उसमें कोई तो भी यूनिफॉर्मिटी हो। तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइंड इन 2003 विद लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ फ्री ट्रेड एरिया। एग्रीमेंट बना था 2003 में, उसमें ये सब कुछ तय हुआ था कि कौन से आइटम्स पे, कौन से चीजों पे कैसा टैक्स लगेगा, कैसा सब कुछ होगा। तो इस संगठन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि टैक्स फ्री ट्रेड और यूनिफॉर्मिटी इन टैक्सेशन। इन देशों के पास, रूस के विघटन के पास बहुत बड़े मात्रा में इन देशों के पास फॉसिल फ्यूल्स के सोर्सेस है जो ये देश बाहर दे के अपनी उन्नति करना चाहते हैं। उज्बेकिस्तान के पास बहुत बड़े पैमाने में न्यूक्लियर बम के स्टॉक्स है रूस के विघटन के बाद। तो चाइना चाहता है कि वो सब चीजें चाइना के लिए फायदामंद साबित हो और चाइना की टेक्नोलॉजी उनके लिए फायदामंद साबित हो। आगे है इंटरबैंक कंसोर्टियम established to fund joint projects and explore alternatives to traditional international banking system। जैसे स्विफ्ट सिस्टम के बारे में हम सब जानते हैं कि पेमेंट अच्छी तरीके से हो, स्मूथ हो। तो मतलब जब हम डॉलर से व्यापार करते हैं तब हमें डॉलर में ही देना पड़ता है। तो वो स्विफ्ट, दुनिया ने एक स्विफ्ट सिस्टम नाम की सिस्टम बनाई है जो व्यापार के बाद पैसे के लेन देन को बहुत ही स्मूथ बनाता है। तो चाइना चाहता है कि एक अच्छा बैंक हो, वो बैंक के जरिए ही इन सब देशों के साथ का व्यापार एक चलन में हो या एक अच्छी समझदारी, सूझबूझ के बलबूते हो। बाद में है जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स। जॉइंट एनर्जी प्रोजेक्ट्स मतलब जैसे कि हमने कहा कि उज्बेकिस्तान के पास, तजाकिस्तान के पास, तुर्कमेनिस्तान के पास, किर्गिजिस्तान के पास आज की मात्रा में फॉसिल फ्यूल विपुल मात्रा में या विपुल इसके सोर्स वहां है, बहुत बड़ी मात्रा में ये उपलब्ध है। तो उसके साथ व्यापार किया जाए, चाइना टेक्नोलॉजी दे दे, चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स कार दे दे,
चाइना इनके यहाँ कम्युनिकेशन सेंटर्स को डेवलप करे, चाइना इनके स्पेस मिशंस में मदद करे, इनके डिफेंस गुड्स की पूर्तता करे और उसके बदले में चाइना के साथ ये फॉसिल फ्यूल का व्यापार करे। आगे है फाइनेंशियल सपोर्ट। चाइना ऑफर्ड अ 10 बिलियन लोन इन 2009। चाइना ने उनको 2009 में बहुत बड़े पैसे से सपोर्ट किया। वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव, आज बड़े बड़े आस्था पनाओं की निर्मित की, जैसे इंडिया ने भी की उनको मदद की है। जैसे मैं इंडिया के बारे में बोलना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी ये विचारधारा इन किन किन देशों ने यहाँ ली है, तो उसके लिए उन्होंने इंडिया का, हिंदुस्तान का एक रोल मॉडल अपनाया है और वो हमारे साथ सलाह मशवरा इसके बारे में करते हैं और हम संवैधानिक प्रणालियों को इन देशों में अच्छे से कंसोलिडेट करने के लिए मदद करते हैं। अभी आगे देखते हैं कि एससीओ मेंटेन्स रिलेशंस विद वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन, एशियान एंड CS2 सेंट्रल स्टेट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके साथ भी ये सब अपने संबंध रखते हैं। मतलब कॉमनवेल्थ से जो छूटे हुए देश है उनके साथ भी, एशियान के साथ भी जो अगन्य एशिया की या आशिया मतलब साउथ ईस्ट एशिया की एक बहुत बड़ी व्यापारी संगठन है, उसके साथ भी इनके ताल्लुक है। यूनाइटेड नेशन के तो ये काफी सारे सदस्य है, होना भी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी दुनिया का हिस्सा है। The leaders of the states sitting at this negotiation table are representatives of half of the humanity. ये नूर सुल्तान नाज़रबायेव कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने, राष्ट्राध्यक्ष ने कहा था कि हम दुनिया के आधे से ज्यादा लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमें इंसानी मूल्यों को सबसे ऊपर रखना चाहिए, फिर जाके व्यापार बाजार फिर आएगा। सबसे पहला इंसानी मूल्यों को, ऐसा उनका कहना है। Despite its growing influence, the SCO is often described as not being a military alliance, and internal inconsistencies among the members prevent it from forming a cohesive anti-Western bloc. तो मतलब कि SCO का प्रभाव बहुत अच्छा है, लेकिन व्यापार के मकसद को सबसे ऊपर रखने के कारण और कुछ तो भी जुनून अपने सर पे है, इसी के कारण इन देशों ने अपने उन्नति की तरफ, अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया है। चाइना के करीब होने के बावजूद भी ये अमेरिका के और पश्चिमी राष्ट्रों के विरोध में नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छी न्यूट्रलिटी वहां बना के रखी है, ये सबसे खास बात है। अभी ये देखते हैं कि मतलब और क्या है कि कॉन्फ्लिक्टिंग मेंबर इंटरेस्ट, कई सदस्यों में थोड़े से मतभेद है, विवाद है। जैसे कि 2017 में हम सदस्य बने, लेकिन हमारे और चाइना के जैसे गलवान, डोकलाम, फिर बाद में अरुणाचल के, ऐसे कुछ भिन्न विचारधाराएं, कुछ कंट्रोवर्सीज है, लेकिन हमने उसे पीछे छोड़ा है। फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच में भी है, लेकिन वहां उस प्लेटफॉर्म पे ये सब कुछ नहीं आता। बाद में है नॉन इंटरफेरेंस प्रिंसिपल्स। SCO का कोई भी सदस्य अपने अपने पड़ोसी देश के राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता, केवल व्यापारी ताल्लुक रखता है। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये उनका बहुत ही फाउंडिंग प्रिंसिपल है। बाद में है शंघाई कॉन्ट्रडिक्शन ऑर्गेनाइजेशन। सम commentators refer to SCO by this term, highlighting the diverse and often clashing agendas among its members. कुछ देश है जो ये बोलते हैं कि कॉन्ट्रडिक्शन, कि शंघाई के मेंबरों में बहुत ही मतलब अति विरोध अवस्था में ये ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे लोग साथ में आए कि जिनमें कहीं से भी कुछ समानताएं नहीं है, उतना होने के बावजूद भी इंसानी मूल्यों को ऊपर रख के यह संगठन अपना काम कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है। Varying Western perceptions. Initially viewed with skepticism by the West, the SCO is now increasingly seen as potential contributor to regional stability, especially regarding Afghanistan. मतलब इनके पश्चिमी राष्ट्रों के तरफ अलग अलग अपने खुद के परसेप्शंस है। कोई उनके बहुत करीब है, कोई नहीं है, कोई उनसे कुछ मदद लेता है। इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, कनाडा, अमेरिका, ये बहुत सारे देश उनसे मदद लेते भी है। उनकी टेक्नोलॉजी को ये बहुत सराहते हैं,
वो अपने में वो लेना चाहते हैं, लेकिन तो भी ये एससीओ के प्लेटफॉर्म को अपना खुद का घर का प्लेटफॉर्म समझते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। सो आगे अभी मतलब हम क्या ले सकते हैं? हम ले सकते हैं कि आज एससीओ का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ये दुनिया की 42% आज़ादी और कम से कम आबादी को ये झेलता है और दुनिया के बहुत बड़े भौगोलिक परिक्षेत्र को ये अपने डोमेन में लाता है और नियंत्रित करता है। बाद में सिक्योरिटी फोकस इन देशों को थोड़ा संरक्षण सिद्धता या संरक्षण प्रणाली की जरूरत है, तो उसी के लिए वो एससीओ की तरफ बहुत ही विश्वास से देखते हैं। बाद में है इकोनॉमिक पोटेंशियल। इस इलाके में फॉसिल फ्यूल्स के स्रोत बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और ये देश उनको लेके व्यापार करना चाहता है। बाद में है नेविगेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी। हालांकि ये सब कुछ है, उनमें कुछ कुछ या बहुत सारे मुद्दों पे विवाद है, बहुत सारी असमानताएं भी है, लेकिन फिर भी ये आज इस आर्थिक दौर में एक अच्छा राष्ट्र बोल के उभर के आ रहे, ये भी एक बड़ी बात है। अभी माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे विद्यार्थी मित्रों, एससीओ को आज हमने देखा कि ये संगठन कब से कार्यरत है, ये संगठन की आज की स्थिति क्या है, चाइना के इस संगठन के साथ क्या नेशनल इंटरेस्ट के संबंध है, इनके खुद की समस्याओं का हल इन्होंने चाइना में कैसे ढूंढा। ये एक बहुत ही प्राचीन महामार्ग जिसे सिल्क रूट कहा जाता है उस पे बसे हैं, ये कैसे उसे पुनर्जीवित करना चाहते हैं और अपना योगदान दुनिया के अर्थनीति में या आर्थिक जगत में स्थापित या विद्यमान करना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं एक नए वीडियो से। थैंक्स ऑन द बिहाफ ऑफ कैविलियर इंडिया एंड अगेन once more thanks, have a nice day। धन्यवाद।